आदरणीय हरित नागपाल जी, आदरणीय श्री सत्यजीत सेन जी, आदरणीय श्री प्रसाद संगमेश्वरम जी और श्री आदरणीय शाहबाज खान जी, मेरे सभी प्रिय देशभक्त भाई और बहनों, मैं सर्वप्रथम आइस्ट्रीम कांग्रेस 22 का अधिकृत शुभारंभ हुआ ऐसा घोषित करता हूं। और आइस्ट्रीम कांग्रेस 22 में जो चिंतन होगा, मंथन होगा, चर्चा होगी, संवाद होगा, वो इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी जीवन को अग्रसर करने वाला होगा, ऐसी अपेक्षा व्यक्त करता हूं। ये बहुत अच्छी पेशकश है कि इस विषय को लेकर सभी इस क्षेत्र के मान्यवरों के साथ संवाद हो, बात हो। इस कार्यक्रम की शुरुआत में जब दीप प्रज्वलित किया गया तो एक सुंदर मधुर ऐसा आध्यात्मिक गीत भी गाया गया। गणपति बाप्पा मोरैया कहते हुए, सिद्धि विनायक भगवान को नमो नमो कहते हुए उस गीत के शब्द हमारे कानों पे एक आध्यात्मिक वातावरण में हम सुन रहे थे। तो मैं सर्वप्रथम भगवान गणेश जी के चरणों में, सिद्धि विनायक के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि यहाँ जो उपस्थित विविध क्षेत्र के मान्यवर है, जिस उद्दिष्ट से वो यहाँ उपस्थित है, जिस कार्य सिद्धि के लिए यहाँ आइस्ट्रीम कांग्रेस 22 में वो उपस्थित है, भगवान उन्हें ऊर्जा दे, भर भर के उत्साह दे और अपने अपने कार्य में वो इतने आगे बढ़े कि इस वर्ष जितना इनकम टैक्स वो भरते हैं उससे 100 गुना इनकम टैक्स आने वाले वर्षों में वो भर पाए। इसका एक अपने आप में महत्व है। मैं जब यहाँ देख रहा था कि हमारे संचालन करने वाले भाई बार बार कह रहे थे तालियां बजाओ, तालियां बजाओ, तो हम जिस प्लेटफॉर्म के बारे में चिंतन करने वाले हैं वहाँ जबरदस्ती से किसी की तालियां तो नहीं ले सकते, ना कह सकते जबरदस्ती तालियां बजाओ। हमारा कंटेंट ही ऐसा होना चाहिए कि जिसके आधार पे हम ये स्ट्रीमिंग के माध्यम से जो भी प्रस्तुत करते हैं, जो भी परोसते हैं, वो हृदय तक पहुंचे। अब दुनिया बदल रही है। 456 करोड़ वर्ष के पृथ्वी के इतिहास में वैसे मनुष्य का इतिहास तो वैसे बहुत कम है। अगर डार्विन की बात समझे तो 17 लाख वर्ष की उत्क्रांति है और 7000 वर्ष पहले मनुष्य ये स्थिर हुआ, खेती करने लगा। तो हमारा तो इतिहास 456 करोड़ वर्ष के पृथ्वी के इतिहास में सिर्फ 7000 वर्षों से ही हम ये समझ सकते हैं कि हम स्थिर हुए। मगर एक विशेषता मनुष्य को दी है। बाकी सभी प्राणियों में भय, भूख और मैथुन, ये तीन ही बातों से बाकी प्राणियों को अपना जीवन व्यतीत करना होता है। मगर मनुष्य एक है कि जो भोग योनि से आगे बढ़ के कर्म योनि करता है। अब 21वीं सदी में हम सब लोग ये कहते हैं अमृत महोत्सवी वर्ष में भारत माता की जय, ये 100% वैगुम में कहते हैं। मैं तो कई सभाओं में जब जाता हूं भारत माता की जय कहता हूं तो लोग बड़े उत्साह के साथ, एंथुजियाज्म के साथ, ऊर्जा के साथ भारत माता की जय कहते हैं। ये 26 जनवरी 15 अगस्त को तो सभी जगह दिखता है। अब इस साल तो हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा की भी बात हुई। मगर हम सभी पे एक अमृत महोत्सवी वर्ष के निमित्त संकल्प है, ये हमारा सबका होना चाहिए कि भारत माता की जय होने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, मेरी एक्शन क्या होगी, मैं क्या कृति कर सकता हूं, जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में मैं कितना अच्छे से अच्छा काम कर सकता हूं।
और इसलिए योगी अरविंद जी कहते थे कि जो भी काम करो वो ईश्वर की अर्चना समझ कर करो। अगर जूता भी पॉलिश करना है तो ऐसा चमकाओ कि अपने चेहरे को हम उसमें देख सके। अब ये आई स्ट्रीम कांग्रेस में हमें चिंतन क्या करना होगा? हमारा देश कोई भी सेक्टर में, कोई भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, नंबर 1 है। मैं वित्त मंत्री था, फाइनेंस मिनिस्टर था, तो फाइनेंस का अभ्यास करते हुए एक समय एक संयुक्त राष्ट्र संघ ने पुरानी कुछ कागजों को रिकॉर्ड के रूप में प्रस्तुत करते हुए कुछ आंकड़े दिए। अब उस आंकड़ों में एक आंकड़ा बड़ा चौंकाने वाला था कि पूरे विश्व में भारत का जीडीपी ये 1750 में 24.4% था। यानी विश्व की इस जीडीपी में हमारा चौथा हिस्सा था। ये हमारे लिए अभिमान की बात है। और इसीलिए शायद तब गाने बनते थे कि डाग डाग पे सोने की चिड़िया। अब तो असली चिड़िया भी नहीं दिखती, पर्यावरण को हमने बिगाड़ दिया। मगर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम अपने विरासत को, हमारी संस्कृति को पहुंचा सकते हैं। मुझे याद है कि मैं जब 6 साल पहले चाइना गया तो वहां पे कोई लोग जो भारतीय है वो मुझे कह रहे थे कि 2 फिल्म चाइना में बहुत पसंद की गई थी, एक बाहुबली और दूसरी लगान। फिर एक बार जापान के कॉन्सुलेट जनरल संजय गांधी नेशनल पार्क में ट्री प्लांटेशन के लिए आए तो उन्होंने कहा कि हमारे देश में भी लगान फिल्म जापानीज लोगों ने बहुत अच्छी देखी। मैं मन में सोच रहा था कि ये कितना बड़ा सेक्टर है। अभी दुनिया को अगर जीतना है तो तलवार के माध्यम से या हथियारों के माध्यम से जीता नहीं जा सकता। ये सबसे बड़ा आयुध, शस्त्र दुनिया तक हमारे विरासत को, हमारी संस्कृति को, हमारे अध्यात्म को, हमारे विचारों को, जो इस देश के चिंतन की बात है, और सिर्फ इतना ही नहीं, मनोरंजन को भी। आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ पहले हर देश को वो कितना धन संपन्न है इसके आधार पे उसका आकलन और मूल्यांकन करता था। कितना जीडीपी है, कितना पर कैपिटा इनकम है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी थक गया कि दुनिया में धन तो मनुष्य ने निर्माण किया है, धन पे किसी देश के विकास के, प्रगति का आकलन करना ये कोई उचित मार्ग नहीं है। और इसलिए उन्होंने अभी नया तरीका ढूंढा है। वो कहते हैं कि हम 193 देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य है, हम हैप्पीनेस इंडेक्स के आधार पे उस देश का आकलन करेंगे। अब आपको भी पता है कि विश्व में अभी फिनलैंड ये हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 माना जाता है। हंसते रहो। तो ये आई स्ट्रीम कांग्रेस में हम जब ओटीटी प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं तो मैं समझता हूं कि सबसे महंगा कॉस्मेटिक कौन सा, पेरिस का, लंदन का? नहीं, दुनिया का सबसे महंगा कॉस्मेटिक कोई होगा तो चेहरे की हंसी। इससे महंगा कॉस्मेटिक्स दुनिया में नहीं हो सकता। अब ये ओटीटी प्लेटफॉर्म से हम दे सकते हैं। 21वीं सदी में ये चिंता की बात थी कि समाज में न्यूक्लियर फैमिली होने लगी, मैं और मेरा परिवार, बाकी सारी दुनिया बेकार, ये भावना बढ़ने लगी। एक ओटीटी प्लेटफॉर्म तो है जो परिवार को एक साथ बैठाता है। नहीं तो आप अड़चने ऐसी है कि गाड़ी में 4 व्यक्ति बैठे तो पिताजी भी व्हाट्सएप देखते रहते हैं, माताजी भी व्हाट्सएप देखते रहती है, बच्चे भी व्हाट्सएप देखते रहते हैं। मैं परसों मेरे एक मित्र के यहाँ गया, वो कह रहा था कि मेरी छोटी बेटी, छोटी है 4 साल की, वो खाना खाते समय 2 घंटा लगाती है। मैं बोला मैं तो 10 मिनट में खाना खाता हूं क्योंकि मुझे कार्यक्रमों में जाना होता है। 2 घंटा? मगर भैया ऐसा क्यों है? तो खाना खाते समय उसके हाथ में जब मोबाइल दिया जाता है तो वो मोबाइल, खाना बंद हो गया तो माँ और पिता मेरा मोबाइल निकाल लेते, ये डर के मारे वो 2-2 घंटा हाथ में मोबाइल रखने के लिए खाना खाना नहीं बोलती। तो ये 21वीं सदी का जो नए युग के जो परिवर्तन है,
अब मोबाइल तो उसके हाथ में है, मगर मोबाइल में अगर अच्छी बातें गई, अगर उसमें अच्छे विचार गए, अगर अच्छा ओटीटी प्लेटफॉर्म में हम कोई फिल्म देते हैं वो अगर अच्छी गई, और कहीं आते समय मुझे किसी ने अभी बताया कि सिर्फ ये कोई मनोरंजन के लिए नहीं, मनुष्य के जीवन के बदलाव के लिए भी ये प्लेटफॉर्म का सही उपयोग हम अगर करें। मुझे आते समय किसी ने कहा कि कुछ बातों में कैसा बदलाव होता है, तो उसने कहा कि शार्क टैंक उद्योजकता बढ़ाने वाली बात है। अब हमारे देश में उद्योजकता बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें लोगों को हम प्रोत्साहित कर सके, मोटिवेट कर सके, उसके समस्याओं का निराकरण समाधान करने के लिए भी हम कोई ऐसे इस विषय में कोई वेल इन्फॉर्म जनरेशन निर्माण करने के लिए। और हमारे देश में तो भर के है। मैं सांस्कृतिक विभाग का मंत्री हूं, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं और अपेक्षा नहीं करूंगा। मैंने पिछले समय में भी जब जीएसटी आया 1 जुलाई 2017 को, मुझे याद है एक अकेला महाराष्ट्र स्टेट था, बाकी सब राज्यों ने एंटरटेनमेंट टैक्स ये जीएसटी में मर्ज होने के बाद भी अपने कारपोरेशन, अपने म्युनिसिपैलिटियों के टैक्स को कम नहीं किया। तमिलनाडु चले जाओ, आज हम कह रहे हैं कि आने वाले ओटीटी प्लेटफॉर्म पे 50% ये भारतीय भाषा जो प्रादेशिक है उनका कंट्रीब्यूशन रहने वाला है, ऐसा अगर हम कहते हैं। उन्होंने टैक्स नहीं कम किया, मगर महाराष्ट्र में यही सोच के मैंने टैक्स कम किया और हमने 28% किया, जो मुंबई जैसे शहरों में 45% था। क्या लक्ष्य था? लक्ष्य यही था कि ये प्लेटफॉर्म या थिएटर या फिल्म या कोई प्ले या कोई सीरियल ये बहुत प्रभाव करता है। मुझे आज भी याद है जब 90 में मेरी शादी तय हुई, मैं परसों फिल्म फेयर अवार्ड के इनॉग्रेशन में कह रहा था कि प्रभाव कितना होता है ये मीडिया का। जिस मीडिया के लिए हम यहाँ सोचने के लिए एकत्रित आए हैं, तो मेरी शादी हुई जमी तब तो कोई मोबाइल था नहीं, व्हाट्सएप था नहीं, कोई माध्यम एक ही था, एक तो ट्रंक कॉल से बात करो, नहीं तो एक सुंदर कागज लेके उस पर लेटर लिखो। तो मुझे याद है शादी जमने के बाद मैंने पहले पत्र में पिक्चर के ही गीत लिखे, चांद सी महबूबा हो मेरी ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो, नहीं उससे ज्यादा अच्छी हो जैसा मैंने सोचा था। और जब मैं 8 दिन के बाद उनके घर पे गया तो मेरी पत्नी ने भी वही फिल्म का और एक गाना लगा दिया और पुष्प वृष्टि की, बाहर वो फूल बरसाओ मेरा महबूबा है। मैंने सोचा कितना हम पे इसका प्रभाव होता है। जब मैं वित्त मंत्री बना तो किसी पत्रकार ने मुझे पूछा कि तुम्हारे तिजोरी में तो खड़खड़ाहट है, खनखड़ाहट कैसे होगा? तब भी मैंने फिल्म का डायलॉग मारा होगा, त्रिशूल मैंने बचपन में देखा था, अमिताभ बोलते हैं मेरे जेब में 5 फुटी कौड़ी नहीं, मगर मैं 5 लाख का सौदा करने आया हूँ। जब वो कहता है मैं बोला मेरे पास पैसे नहीं है, मगर विश्वास दूंगा कि ये तिजोरी में जो खड़खड़ाहट है उसको मैं खनखनाट में बदल दूंगा। और सही में हुआ। बाद में मैंने रेवेन्यू सरप्लस 11,972 करोड़ किया। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी यह है कि ये हमारा प्रोफेशन है, मगर इस प्रोफेशन में हम क्या हमारा भारतीय टच दे सकते हैं? जैसे हमने कोई मिठाई बनाई तो वो तो भूख मिटाने का काम करती है, मगर उस पेड़े को, उस मिठाई को भगवान के सामने रख दो तो प्रसाद जब बन जाता है तो उसकी मिठास और बढ़ जाती है। हम भी जो प्रोफेशन के रूप में जो प्रस्तुत करते हैं, क्या हम ये समझेंगे कि हमारी विरासत को हम आगे बढ़ाएं? आज अमेरिका में 20 लाख लोग संस्कृत पढ़ रहे, जर्मन में डिप्लोमा इन इंडोलॉजी है। हमारे यहां कुछ कमियां नहीं है। वो मनोज कुमार का वो गाना बड़ा पूर्व और पश्चिम का बड़ा मुझे अच्छा लगता था कि हमारे भारत की संस्कृति को प्रस्तुत करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। और ये करते समय मैं ये विश्वास देने को आया हूं आप सभी को, और ये विश्वास एक राजनीतिक कार्यकर्ता, नेता, मंत्री के नाते देने नहीं आया हूं। ये विश्वास मैं उस देश के नागरिक के नाते देने आया हूं जो राजा हरिश्चंद्र का है, वचन देने के बाद पूरा किया जाता है। मैं उस देश का नागरिक के नाते देना आया हूं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए प्रवचन न जाए। क्योंकि हमारी संस्कृति में भर भर के ज्ञान है, उसे प्रस्तुत करना होगा,
मुझे आज भी याद है जब 99 में मैं पहली बार जीवन में मिनिस्टर बना था, और तब तो मैंने कोई देश भी नहीं देखा था, मैं विश्व में कोई नेपाल जैसे देश में भी नहीं गया था। मैं जब राजधानी एक्सप्रेस से मुंबई से दिल्ली निकला तो वैसे तो एयर कंडीशन ट्रेन में या हवाई जहाज में हर बड़ा व्यक्ति होने से वो आपस में बात करने से थोड़ा दूर रहता है, वो बात नहीं करता, अपने मन में ही सोचते रहता है, बात नहीं करते। अब हम तो बात करने वाले लोगों में से थे, क्योंकि पहले तो कभी एसी में बैठे नहीं थे। एसी में बैठने के बाद सामने एक बहुत ऐसे चेहरे से दिखता था जिससे चेहरे से अमीरी टपक रही थी जोर से, तो मैंने सोचा ये तो बहुत बड़ा आदमी दिख रहा है, तो मैंने बोला चलो बात का शुभारंभ हो जाए, बात की शुरुआत हो जाए। मैंने पूछा भाई साहब मैं ऐसा ऐसा मिनिस्टर हूँ, नया नया बना हूँ, महाराष्ट्र के आखिरी गाँव चांदा से आता हूँ, और मेरा परिचय होने के बाद मैंने उनसे परिचय किया कि आपका क्या परिचय, तो उन्होंने कहा कि मैं कानपुर का एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। मैंने पूछा क्या व्यवसाय है, तो बोले मैं पेपर एंड पल्प मिल है मेरी, मैं पेपर बनाता हूँ और विश्व के 125 देशों में एक्सपोर्ट करता हूँ। तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि 125 देश, और तब तक तो मैंने मालदीव भी नहीं देखा था, नेपाल भी नहीं देखा था, तो क्यूरियोसिटी थी, उत्सुकता थी। तो मैंने दूसरा प्रश्न पूछा 125 देशों में से आप कितने देशों में जाके आए, तो बोले 124 देशों में मैं व्यवसाय के कारण जाके आया। तो फिर तीसरा प्रश्न पूछा कि भाई साहब 124 देश आप घूम के आए व्यवसाय के लिए, तो 124 देशों में से सबसे अच्छा सबसे सुंदर देश कौन सा है? 10-15 सेकंड उसने आंखें बंद कर ली, और 10-15 सेकंड के बाद आंखें खोलकर मुझे बताता है कि शायद मेरा हजारों जन्मों का पुण्य होगा, मेरा जन्म हिंदुस्तान में हुआ, इससे सुंदर देश कहीं विश्व में हो नहीं सकता। क्यों भाई, इससे सुंदर देश विश्व में क्यों नहीं हो सकता? तो इसका छोटा कारण है, हमारे यह शूरता है, वीरता है, त्याग है, जियो और जीने दो की भावना है। हर बात में यूके के इंडस्ट्री मिनिस्टर एक बार मेरे मीटिंग के लिए आए, वो कहने लगे कि क्लस्टर ये 1910 में यूके ने निर्माण किया। मगर भाई गलत है, यही गलत इतिहास तुम पढ़ाते हो और हम भी आपसे आपका ही सुनते हैं। मगर क्लस्टर तो हमारे देश में कब से है? ढाका की मगमर आपके पहले से, भाई 1910 के पहले से ये क्लस्टर था। अलीगढ़ का तारा, आगरे की मिठाई, शिवाकाशी के फटाके, ये आपकी वजह से नहीं है, ये क्लस्टर तो कई वर्षों से है। जब रेडियो लहरियों की बात आई तो डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, जिनके पिताजी आईसीएस थे, और बंगाल में तो ऐसे भी मछली के टैंक घर घर में होते हैं, वहां बैठ के एक मछली की भाषा दूसरी मछली के साथ उनके दिमाग में यार कुछ तो भी है। लंदन में जाके उन्होंने पेपर प्रस्तुत किया, पेटेंट नहीं लिया। क्या हुआ? बाद में रेडियो के बारे में जो भी नाम लिया जाता है वो मार्कोनी का लिया जाता है। तो हमारी संस्कृति, हमारा विज्ञान, हमारे यहाँ पहले हमारे शिक्षक ये नहीं कहते थे कि जनवरी कितने दिन, हमको बताते थे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। कितना सीधा साइंस था कि आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं थी मई महीना कितने दिन का है। वो कहते थे ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, बस जहां पे ऊंचा है 31, जहां नीचा है 30। ऐसी कई बातें हैं जिसमें मैं जाना नहीं चाहूंगा। मगर क्या हम इस विषय को, महाराष्ट्र की विरासत को हम आगे ले जा सकते हैं क्या? हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा सकते हैं क्या? हमारे ज्ञान को ये आगे बढ़ा सकते हैं क्या? और ये बढ़ाने के लिए अगर आपके सेक्टर में, आपके क्षेत्र में जो लोग आगे आना चाहते हैं, मैं भी विश्वास देता हूं कि वैसे तो मैं कॉलेज में 17वें साल में चुनाव में खड़ा रहा, तब से ये नारा सुनते आया हूं, सुधीर बहु आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मगर आज मैं आप सभी के सामने ये कहने आया हूं कि आप सब लोग आगे बढ़ो। महाराष्ट्र का सांस्कृतिक विभाग पूरी शक्ति के साथ आपके साथ है, और आपसे अपेक्षा यही है कि अभी तो कितना बदलाव हुआ। एक समय में बराबर बिना का गीत माला सुनने के लिए वो समय पे सब लोग एकत्रित होते थे। रामायण के समय तो कर्फ्यू लग जाता था बिना पुलिस के आह्वान से। अब तो जब चाहे तब गाड़ी में, जब चाहे तब बाथरूम में, जब चाहे तब जो
हमें सुनना है वो सुन सकते हैं, जो ज्ञान पाना है वो पा सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे गई है। परसों में एक एलन मस्क पे किताब पढ़ रहा था, तो वो तो और एक रिसर्च कर रहा है कि ये तो बहुत तकलीफ का काम है। वो कहता है कि यार इससे आउटपुट क्या है? आउटपुट एक तो ज्ञान है, एक तो मन का समाधान है, तो इतना समय क्यों गवाते भाई? वो कह रहा है कि मैं ऐसी एक चिप बना रहा हूं कि आपको डॉक्टर बनना है तो 4.5 वर्ष क्यों कष्ट करते हो? चिप लगा दो, डॉक्टर हो गए। चिप लगा दो, इंजीनियर हो गए। चिप लगा दो, प्रोड्यूसर हो गए। उसके लिए कोई सुभाष घई जी के वहाँ जाके सीखने की आवश्यकता नहीं है, या पूना के फिल्म इंस्टीट्यूट में सीखने की आवश्यकता नहीं। उस पर रिसर्च हो रही है। अगर ये रिसर्च होगी तो हम सभी को इस बारे में एक सावधान भी होना पड़ेगा। पहले ऐसा कहा जाता था कि संस्कृति 12 कोस पे बदलती है, फिर मैंने कहा कि वो जमाना चले गया। अब टेक्नोलॉजी 12 दिन में बदलती है, और ओटीटी प्लेटफॉर्म में तो 1.2 सेकंड में दुनिया बदल रही है। तो ऐसे स्ट्रीमिंग सेक्टर में इस बदलाव के लिए तो तैयार होना पड़ेगा। और कोविड में तो इसका महत्व सबने समझ गया। लॉकडाउन था, क्या करना समझ नहीं रहा था, और ऐसे समय ये जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी के उपयोग की वजह से बहुत घरों में हम साथ साथ है, ये भावना हो गई। खुशी से माँ बाप बेटा सब साथ में आए। मगर इसमें एक धोखा भी है। धोखा क्या है? देखो, चक्कू किसी के हाथ में है, अगर सही ज्ञान से उस चक्कू का उपयोग होता है तो किसी की जान बचाने के लिए, उसके ऑपरेशन करने के लिए काम आएगा। अगर वही चाकू अगर गलत आदमी के हाथ में है तो वो जान बचाने के लिए नहीं, जान लेने के लिए काम आएगा। और इसलिए आप और हम पे ये जिम्मेदारी है कि इस प्लेटफॉर्म का उपयोग ये सिर्फ धन कमाने के लिए नहीं, एक लक्ष्य नहीं, धन के साथ मन के समाधान के लिए भी इस विषय का, हमें जो ज्ञान है, हम जिस प्रोफेशन में है, उसका उपयोग करने के लिए हम सभी को काम करना होगा। एक घटना जीवन बदल देती है, एक धारावाहिक जीवन बदलती है। ऐसे कोई जीवन बदलते हुए देखा है? आपने भी भोपाल की वो स्टोरी कभी देखी होगी कि 10 साल जो पति पत्नी झगड़ के डाइवोर्स के लिए कोर्ट में खड़े थे, बीच में इंटरवल हुआ, और इंटरवल में सिर्फ पति ने अपने मोबाइल पे एक गीत शुरू किया, दोनों एक हो गए और जाके न्यायाधीश महोदय को कह रहे थे कि इतने वर्षों से जो केस हमारी डाइवोर्स की चल रही है वो हम पीछे गए रहे। एक गीत जीवन को बदल देता है, एक शब्द रचना जीवन को बदल देती है, इस प्लेटफॉर्म पे प्रस्तुत किया हुआ, परोसा हुआ जीवन को बदल देती है, और वो शक्ति आपके में है। आप इस दृष्टिकोण से इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करिए। बहुत बड़ा मार्केट है। अभी जब मैं टाटा प्ले के श्री हरित नागपाल जी से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि 13 करोड़ घर में तो टीवी नहीं है। कितना बड़ा मार्केट है। तो मुझे तुरंत एक कहानी याद आ गई कि जब बाटा कंपनी को भारत में आना था तो उसने एक अपने सेल्स ऑफिसर को भेजा। उसने समुद्र में उतरे बराबर देखा कि यहाँ पे कोई चप्पल नहीं पहनता। वो वापस जाके रिपोर्ट किया कि यहाँ पे मार्केट अच्छा नहीं है। 6 महीने के बाद दूसरा आया, उसने वही चित्र देखा मगर रिपोर्ट भेजा, अरे यहाँ तो बहुत बड़ा मार्केट है क्योंकि यहाँ चप्पल पहनने वालों की संख्या कम है। तो 13 करोड़, ये अगर टीवी नहीं है तो हमारे पास मार्केट बड़ा है। मगर आखिरी बात कहते हुए मैं मेरे शुभकामनाओं के इस मनोगत को स्थगित करूंगा, क्योंकि ये बात भी सही है। जब मैं डीबीएम पढ़ रहा था तो डीबीएम में एक बात आई कि सबसे बड़ी एडवर्टाइजमेंट क्या? टीवी की, क्या बोर्ड की, बस की, रेलवे की, आकाशवाणी की। तो तब मुझे पढ़ाया गया कि सबसे बड़ी दुनिया की एडवर्टाइजमेंट ये एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को उसकी तारीफ कहते हुए उसके गुणों की चर्चा करना, ये दुनिया की सबसे बड़ी एडवर्टाइजमेंट है। और इसलिए तालियां बजाने के बाद अगर ताली बजती है तो उसका उपयोग नहीं है। ताली बजनी चाहिए जब हम कुछ दिखाते हैं, परोसते हैं, प्रस्तुत करते हैं उसके कंटेंट के आधार पे। और यही तो होता है। जब हम महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं तो मैंने देखा क्या जयघोष होता है।
अभी सांस्कृतिक मंत्रालय ने हमने एक नई पेशकश की कि 1827 के हैगो शब्द का उपयोग अब आप रोक दो, अभी वंदे मातरम से शुरुआत करो। तो कुछ जगह पे ये प्रयोग होने के बाद लोगों ने मुझे बताना शुरू किया कि जब हम सामने वाले व्यक्ति के साथ संवाद की शुरुआत वंदे मातरम से कहते हैं तो एक ऊर्जा आ जाती है। तो मैं समझता हूं कि आप इस जो आई स्ट्रीम कांग्रेस में आज शाम को 7:30 बजे तक कई विषयों पे चिंतन करोगे। ये चिंतन का लक्ष्य जो है वो व्यवसाय की प्रगति के साथ, लक्ष्य प्राप्ति के साथ, धन प्राप्ति के साथ इसका लक्ष्य ये मन के समाधान और भारत के गौरव बढ़ाने के लिए जो जो प्रस्तुत कर सकते हैं, और विशेष रूप से महाराष्ट्र, जिसका महाराष्ट्र का देश के अर्थव्यवस्था में 15% कंट्रीब्यूशन है, ये आपका और हमारा मेहनत का कारण ये सब हमको मिला है। तो मैं यही चाहूँगा कि हम सब मिलकर इस विषय का चिंतन मंथन करते हुए देश को आगे बढ़ाने के लिए, राज्य की संस्कृति को, विरासत को आगे बढ़ाने के लिए और विश्व को जीतना, यानी भौगोलिक देश के क्षेत्र को जीतना नहीं है, मन को जीतना है। आज भी देश में, विश्व में कोरिया जैसे छोटे देश ने अपने देश के अध्यात्म को, अपने देश के हिस्ट्री को विश्व के लोगों तक पहुंचा दिया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम भारत की विरासत को, महाराष्ट्र की संस्कृति को हम विश्व के मन मन तक पहुंचे। यही अमृत महोत्सवी वर्ष का हमारा संकल्प हो। और सरकार के माध्यम से मैं आपको विश्वास देता हूं, कहीं भी कुछ कमी हो आप हमारी याद करो, मगर याद ऐसी करो कि उधर उचकी लगनी चाहिए। तो हम आपके साथ में पूरी शक्ति के साथ, ताकत के साथ, महाराष्ट्र आपके साथ खड़ा होगा, जिसके लिए अब हम नई पॉलिसी भी बना रहे, जिसमें अब विस्तृत रूप से नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे 25 मिनट दिए थे, बहुत ज़्यादा दिया वैसे समय। मैं तो 5 मिनट में भाषण करना था, पर टाइम टेबल ना बिगड़े इसलिए मैंने 25 मिनट भाषण किया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणेश जी भर भर के आपको आशीर्वाद दे, सुख दे, समाधान दे, आपकी हर इच्छा पूरी करने की शक्ति दे। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।